हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है विडॉक। ये मूवी साल 2001 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि इस मूवी में मिस्ट्री के साथ साथ सुपरनैचुरल जॉनरा को भी बखूबी से दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम विडॉक नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। विडॉक कई महीनों से अल्केमिस्ट का पता कर रहा है। अब ये अल्केमिस्ट कौन है आपको अभी पता लगेगा। यहाँ विडॉक अल्केमिस्ट का पता करते हुए एक फैक्ट्री के अकेले सुनसान बेसमेंट में पहुँचता है और तभी उसे शीशे का मुखौटा पहनी एक आकृति दिखती है। असल में यही वो अल्केमिस्ट है जिसकी विडॉक को इतनी समय से तलाश थी। अब विडॉक अल्केमिस्ट का पीछा करते हुए कांच जैसे सामानों को गलाने वाले चेम्बर में पहुंचता है। इधर आती ही अल्केमिस्ट वाली आकृति विडॉक पर हमला कर देती है। यहाँ विडॉक अल्केमिस्ट का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्केमिस्ट के अंदर अलग तरह की ताकत और फुर्ती थी। अल्केमिस्ट बड़ी चालाकी से विडॉक को फर्नेस यानी कि भट्टी में फेंक देता है और अब यहाँ विडॉक बस उस फर्नेस की आग में जलने ही वाला था। लेकिन उससे पहले विडॉक अल्केमिस्ट से कहता है, मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तो इसे सुन अल्केमिस्ट अपना चोगा उतारकर शीशे वाले मुखौटे को हटाता है। तब यहाँ विडॉक जैसे ही अल्केमिस्ट का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुद ही हाथ छोड़कर उस आग में कूद जाता है। फिर अगली सुबह पूरे शहर में डिटेक्टिव विडॉक के मरने की खबर आग की तरफ फैल जाती है। इस एक खबर ने सारे शहर को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि विडॉक उस वक्त का इकलौता ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव था जो किसी भी क्रिमिनल को आसानी से ढूंढ लेता था। लेकिन विडॉक भी अल्केमिस्ट का असली चेहरा लोगों के सामने नहीं ला पाया। अब विडॉक के मरने की खबर उसके पार्टनर रैन नीमियर को भी पता लगती है और रैन काफी हड़बड़ी में भागते हुए विडॉक और अपने ऑफिस के अंदर जाता है। रैन को इस बात का गुस्सा था कि विडॉक उसे बगैर बताए अल्केमिस्ट को अकेले पकड़ने क्यों गया। अब रैन अपने ऑफिस की चेयर में बैठा ही था कि उतने में ही कोई दरवाजा नॉक करता है। फिर जब रैन डोर खोलता है तो बाहर एक आदमी था। वो आदमी बताता है, मेरा नाम एटिनी बायोसेट है, मैं एक लेखक हूँ। तो इसे सुन रैन दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन एटिनी अपनी टांग अड़ा लेता है। इसे देख रैन एटिनी का कॉलर पकड़ उसे धमकाने लगता है कि तभी एटिनी कहता है, मैं कोई आम लेखक नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद मिस्टर विडॉक ने हायर किया था उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए। ये देखिए, ये रही उनकी रसीद। रैन कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, विडॉक मर चुके हैं। ऐसा कहकर रैन वापस अपनी चेयर में जाकर शराब पीने लगता है। वहीं इस दौरान एटिनी कमरे में आकर दीवार में लगे पेपर्स देखता है। इन पेपर्स में विडॉक ने अल्केमिस्ट को पकड़ने की कई सारी बारीकियों के बारे में और अल्केमिस्ट ने अब तक जितने कत्ल किए थे उनके बारे में नोट्स बना रखे थे। इसे देखते वक्त एटिनी के होश उड़ जाते हैं और एटिनी रैन से कहता है, मैं मिस्टर विडॉक की बायोग्राफी पूरी करूंगा और इसके लिए मुझे उनके हत्यारे का पता लगाना होगा। रैन कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। एटिनी कहता है, अगर एक बार मैंने मिस्टर विडॉक के हत्यारे का पता कर लिया तो ये सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं बल्कि उनका रिवेंज होगा। तो इसे सुन रैन गुस्से में एटिनी को यहाँ से जाने कहता है, लेकिन एटिनी अपनी बात पर डटा हुआ था। एटिनी बताता है, वैसे आप भी डिटेक्टिव विडॉक के साथ अल्केमिस्ट केस की छानबीन कर रहे थे। हम दोनों मिलकर उनके किलर का पता कर सकते हैं और फिर आपको केस के बारे में फिर से याद करने पर शायद कोई क्लू भी मिल जाए। तो यहाँ रैन राजी हो जाता है और उसे बताता है, ये घटना एक हफ्ते पहले दो अमीर लोगों के कत्ल के साथ शुरू हुई थी। उनमें से पहले का नाम बेलमोंट और दूसरे का नाम वर्दिली था। उनके आसपास रक्षा के लिए गार्ड्स तैनात रहते थे, इसलिए उन्हें मार पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस दिन अचानक एक बिजली बेलमोंट पर गिरी, जिससे वह उसी वक्त जलकर मारे गए और कोइंसिडेंटली दूसरी बिजली वर्दिली पर पड़ी, जिससे वह भी अपने गार्डन में ही जलकर राख हो गए। फ्लैशबैक में रैन इन दोनों के बारे में पढ़ते हुए कहता है, इन दोनों की हत्याएं तो बिजली गिरने से हुई थी, जो कि नेचुरल कॉज है। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर लॉट्रोनस, जो इन्हें ये केस देने आया था, वो बताता है कि बिजली एक समय पर एक ही आदमी पर गिरे तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग आदमी पर एक साथ बिजली का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जानलेवा मर्डर है। साथ ही में बेलमोंट जैसा आदमी फ्रांस का वेपन मैन्युफैक्चरर था और वर्दिली जाना माना केमिस्ट जो देश के लिए बॉम्ब तैयार करवाता था। इन दोनों की ही मौतें एक साथ हो जाना मुझे अचरज में डाल रहा है। तो इसे सुन विडॉक कहते हैं, तो आपको
क्या लगता है ये जर्मन्स का काम है? दरअसल दोस्तों ये मूवी लेट 1800 में बेस्ड है। उस वक्त फ्रांस और जर्मनी के बीच काफी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स थे और दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लेकिन चीफ कहता है मेरे हिसाब से ये काम किसी अंदर वाले का ही है, ना कि जर्मन्स का। विडॉक कहता है चाहे जो भी हो, लेकिन मैं पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़े केसेस नहीं लेता। तो इसे सुन चीफ इंस्पेक्टर विडॉक को पैसों का लालच देता है। वो बताता है कि मेरे आदमी तुम्हें इसके बदले मुंह मांगे पैसे देंगे और तुम्हें ये केस लेना ही होगा, क्योंकि नहीं पता हत्यारा अगली बार हमारे किस खास आदमी पर बिजली गिराएगा, जिससे देश की हालत और बिखर जाएगी। तो यहाँ विडॉक पैसों के लालच में इस केस को सॉल्व करने मान जाता है और फिर चीफ इंस्पेक्टर के वहाँ से जाते ही विडॉक और उसका पार्टनर काफी खुश दिखते हैं, क्योंकि ये लोग इस केस के बदले काफी मालामाल होने वाले थे। अगले सीन में विडॉक वालमार्ट के वेपन फैक्ट्री में काम करने वाले सबसे एक्सपीरियंस्ड वर्कर से पूछताछ कर रहा था। विडॉक कहता है क्या आपके मालिक बेलमोंट ने मरने से कुछ दिनों पहले कुछ अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था या फिर उनका कोई और काला धंधा था? इसे सुन वर्कर हंसते हुए कहता है बेलमोंट से ज्यादा शरीफ बिजनेसमैन आपको इस पूरे शहर में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ गलत कामों में अपना हाथ जरूर आजमाया था, लेकिन उस बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता। तभी इतने में इन्हें पीछे एक लेबर दिखता है जो आग से जल रहा था। वर्कर कहता है ये तो यहाँ रोज का है, हम लोग बॉम्ब और हथियार मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे कई लोगों के कपड़ों में गन पाउडर चिपकने के कारण आग लग जाती है। विडॉक कहता है बेलमोंट भी बिजली के कारण आग लगने से मरा था, तो क्या ये पॉसिबल है कि बेलमोंट के कपड़ों पर भी गन पाउडर लगे हुए थे? वर्कर बताता है हरगिज नहीं, क्योंकि कहीं भी बाहर जाने से पहले बेलमोंट अपने कपड़े औरतों से अच्छी तरह से क्लीन करवाता था। इसका चांस ही नहीं है कि हादसे के वक्त उसके कपड़ों में गन पाउडर लगा हुआ हो। तो इसे सुन विडॉक अपने पार्टनर के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वर्कर विडॉक को आवाज देकर कहता है अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में मेरा नाम जरूर लिखना। दरअसल यहाँ उस वर्कर के दोनों पैर नहीं थे और ऐसा कहकर वो विडॉक का मजाक उड़ा रहा था। इसे सुन विडॉक यहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम उन औरतों को देखते हैं जो अमीर आदमियों के कपड़े साफ करते थे। इधर विडॉक और रैन आकर वहाँ की लेडी से ऐसे शख्स के बारे में पूछते हैं जिसने बेलमोंट और वार्दली के कपड़े धोए थे। वो लेडी बताती है उसका नाम गैडलिन है, वो एक अफ्रीकन आदमी है। ऐसा कहकर वो लेडी गैडलिन को आवाज लगाती है, लेकिन सामने कोई नहीं आता। तब रैन समझ जाता है कि गैडलिन उनके डर से कहीं छिप गया है। अब यहाँ रैन गैडलिन को कपड़ों के बीचों बीच भागते हुए पकड़ लेता है और उसे उठाकर धमकाते हुए कहता है तुमने बेलमोंट के कपड़े धोए थे, तुम्ही ने बेलमोंट का कत्ल किया है। गैडलिन कहता है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन यहाँ रैन जबरदस्ती गैडलिन से बेलमोंट की मौत का गुनाह मनवाना चाहता था ताकि केस जल्दी क्लोज हो सके। पर एन मौके पर वहाँ विडॉक आकर रैन के पंजे से गैडलिन को छुड़ा लेता है और खुद गैडलिन से इस बारे में पूछता है। तब गैडलिन बताता है मुझे मिस्टर बेलमोंट का कोट साफ करने किसी ने मना किया था। असल में मुझे एक गुमनाम लेटर मिला, उसमें लिखा था कि बेलमोंट और वार्दली के कपड़ों को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उस लेटर के साथ कुछ पैसे अटैच थे, इसलिए मैंने उन दोनों के कोट को बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ दिया। विडॉक कहता है और तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से उनके कोट में आग फैल गई। शायद उनके कोट में लेटर लिखने वाले ने पहले से ही गन पाउडर डाल रखे थे। गैडलिन माफी मांगते हुए कहता है मैं पैसों के लिए मजबूर था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे विडॉक अपनी लैब में होता है। इधर विडॉक रैन को बताता है कि वो बिजली जानबूझकर बेलमोंट और वार्दली पर टारगेट की गई थी। दरअसल करंट को किसी एक तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक गुड कंडक्टर की जरूरत होती है। हत्यारे ने किसी तरह करंट को खींचने वाला कंडक्टर या मेटल विक्टिम के कपड़ों या कोट में कहीं छिपा रखा था और फिर जैसे ही बादलों ने गरजना शुरू किया, ऐसा कहकर विडॉक अपने एक डिवाइस में करंट फ्लो करवाता है और वो करंट डायरेक्ट जाकर वहीं लगती है जहां विडॉक ने लोहे का मेटल फिट किया था। विडॉक बताता है बिजली का झटका लगने से किसी के कपड़ों और शरीर में इतनी आग नहीं लगती कि सब राख हो जाए और कई सारे लोग जिन पर बिजली गिरी है वे जिंदा भी बच निकले हैं। यानी वो बिजली सिर्फ एक स्पार्क थी। असल में बेलमोंट और वार्दली को मारने की प्लानिंग हत्यारे ने बहुत पहले कर ली थी। उसने उन दोनों के कपड़ों में गन पाउडर छिड़क रखा था और फिर बिजली के एक झटके ने सब राख कर दिया। लेकिन अब भी वो मेटल मिसिंग है जिसे बिजली इन विक्टिम्स की ओर आकर्षित हुई थी।
ऐसा कहते हुए विडॉक बेलमोंट के बचे हुए कपड़ों और सामानों पर नजर डालता है और यहाँ बेलमोंट की हैट उठाकर देखने पर विडॉक को उसमें कुछ अजीब सा दिखता है। प्रेजेंट में इटिनी पूछता है आखिर उस हैट में क्या था। रैन बताता है उस हैट के अंदर एक चाइनीज गोल्डन कंगा था जिसे आमतौर पर औरतें इस्तेमाल करती हैं और उस कंगे की वजह से ही बिजली आकर बेलमोंट और वर्दली को लगी थी। एटिनी पूछता है खैर ये जानने के बाद आप दोनों किसके पास गए। रैन कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि इसके पास से ही विडॉक ने अकेले रहकर तहकीकात करना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल से विडॉक उसी कारखाने में गया होगा। तो यहाँ इससे पहले एटिनी कोई और सवाल पूछ पाता उतने में ही रैन शराब के नशे में बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम वही बड़ा सा शीशे का कारखाना देखते हैं जहाँ विडॉक की मौत हुई थी। यहाँ अचानक चीफ इंस्पेक्टर आता है जिसे देख उनका जासूस ताओजेट उनके पास आकर बताता है कि इन सभी ने विडॉक को इस कारखाने में आते देखा था लेकिन पता नहीं वो यहाँ क्यों आया। चीफ कहते हैं अपनी तहकीकात जारी रखो और उस आदमी का भी पता करो जिसने अखबार में सबसे पहले विडॉक की मौत की खबर दी थी। मुझे वो आदमी किसी भी सूरत में चाहिए। और हाँ, क्या तुम्हें यहाँ से विडॉक की डेड बॉडी मिली? ताओजेट कहता है डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन ताओजेट के इतना कहते ही एक आदमी वहाँ एक बॉक्स लाकर उसके अंदर रखी राख को टेबल में रखता है। असल में विडॉक की बॉडी जलकर राख में तब्दील हो गई थी। इसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैन ऑफिस का टाइम खत्म होने पर बिल्डिंग से अपने घर की ओर निकल जाता है। तब वैसे ही एटिनी चुपके से रैन की बिल्डिंग के अंदर घुसकर अपनी जेब में रखी पुरानी चाबी से थोड़ा दबाव डालकर रैन के ऑफिस का दरवाजा खोल लेता है। फिर एटिनी कमरे के अंदर जाकर वहां कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जिससे एटिनी को विडॉक की लाइफ के बारे में पता लग सके। इधर ड्रॉर में एक गन थी जिसे एटिनी अपने पास रख लेता है। आगे काफी ढूंढने के बाद भी एटिनी को इधर कुछ नहीं मिलता, इसलिए एटिनी पुरानी शिगार निकालकर उसे ऊपर से काटने के लिए जैसे ही शार्पनर में दबाता है वैसे ही एक सीक्रेट दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसे देख एटिनी हैरान होते हुए उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर बढ़ता है। इस दरवाजे के अंदर एविडेंस का एक पूरा कमरा था जिसमें विडॉक के सारे केसेस से जुड़े रिसर्चेस और थीसिस थे। तभी एटिनी को वहाँ बेलमोंट केस की लोहे वाली गोल्डन कंघी मिलती है जिसके बारे में एटिनी को रैन ने बताया था। यहाँ एटिनी देखता है कि कॉम पर किसी डीमन की आकृति बनी हुई थी। असल में पूरे पेरिस में इस तरह की आकृति वाली कॉम एक नाचने वाली फेमस वैश्या जोया पहनती थी। एटिनी जोया के बारे में भी विडॉक के बारे में पता करने आ गया था। आगे एटिनी जोया के कमरे में जाकर उससे कहता है मैं यहाँ विडॉक के बारे में कुछ जानकारी पता करने आया हूँ। क्या विडॉक ने आपसे वार्दली या बेलमोंट की मौत के बारे में कुछ पूछा था? तो जोया इस बारे में जानने से साफ इनकार कर देती है। तब एटिनी अपनी गन दिखाकर कहता है तुमने ही बेलमोंट और वार्दली को मारा है, इस गुनाह को कबूल करो। इवन वार्दली की लाश से तुम्हारी कॉम भी बरामद हुई है। जोया कहती है आखिर तुम हो कौन? एटिनी बताता है मैं विडॉक का ऑटोबायोग्राफर हूँ और उनकी मौत की तहकीकात कर रहा हूँ। जोया कहती है मैं जितना जानती हूँ उतना तुम्हें बताऊंगी, बट इसके बदले में तुम्हें मेरी कॉम वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ एटिनी बार बार मना करते हुए आखिर में जोया की शर्त को मानकर उसकी कॉम उसे वापस कर देता है। और यहाँ कहानी जाती है जोया के फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि विडॉक जोया को काफी पहले से ही जानता था। विडॉक जोया से कहता है तो तुमने ही बेलमोंट की हेड पर अपनी कॉम फिट की थी। मुझे पता था कि ये तुम्हारी कॉम है, इसलिए मैंने इस बारे में अभी तक मेरे पार्टनर को कुछ नहीं बताया और अकेले तुमसे इस बारे में पूछने आया हूँ। जोया कहती है दरअसल 2 हफ्ते पहले मुझे पैसों से भरा एक खत मिला। उसमें लिखा था कि मुझे मेरा कॉम वर्दली और बेलमोंट के हेड के अंदर डालना है। तब मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि ऐसा कोई मुझसे क्यों करवा रहा है। मुझे लगा कि शायद कोई है जो वर्दली और बेलमोंट के बीच अपनी जगह बनाना चाहता है, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। विडॉक कहता है क्या उस लेटर में कुछ खास था? जोया बताती है खास तो नहीं, लेकिन उस लेटर से काफी अच्छी लेडी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। इसे सुन विडॉक एकदम से खड़ा होकर कहता है क्या लेटर में आगे भी किसी आदमी का नाम था जिसके हैट में तुम्हें कॉम डालने को बोला गया था? जोया कहती है हाँ, अर्नेस्ट लेफेट, एक अमीर होटल डायरेक्टर, उनके भी हैट में मेरी एक कॉम है। तो इसे सुन विडॉक वहाँ से निकल गया और जोया भी विडॉक के पीछे आने लगी। आगे ये दोनों ही एक बगी से अर्नेस्ट के होटल की तरफ उनकी जान बचाने जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट अपने होटल से वापस जा रहा था और यहाँ मौसम बिजली कड़कने जैसा हो रखा था। तभी अचानक वहाँ विडॉक आकर अर्नेस्ट की हैट को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे अर्नेस्ट के हैट पर बिजली गिरती है और उसकी
हैट वहीं जलकर राख हो जाती है। तभी इधर विडॉक सामने से किसी काले कपड़े वाले को भागते हुए देखता है और ये भी देखता है कि अर्नेस्ट की जान जा रही थी, क्योंकि इतने पास से बिजली का झटका देख उसका दिल कमजोर हो गया था। अब विडॉक अर्नेस्ट की परवाह किए बगैर उस काले कपड़े वाले आदमी के पीछे भागता है और यहाँ जोया भी विडॉक के पीछे जाती है। पीछा करते हुए विडॉक रूफ तक पहुँच गया था। तभी विडॉक को वो काले कपड़े वाला आदमी दिख जाता है। असल में यही आदमी अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट के चौगा खोलते ही काफी सारे चमगादड़ उसमें से बाहर आकर विडॉक पर हमला करते हैं, लेकिन विडॉक उनसे बच जाता है। फिर अल्केमिस्ट खुद विडॉक को मारकर वहां से भागने लगता है, जिसे देख विडॉक रूफ वाले कमरे से बाहर निकलता है। तब जोया विडॉक को सामने की तरफ इशारा करती है, जिसे देख विडॉक सामने वाली स्टेयर कॉरिडोर के पास पहुंचता है। तभी यहाँ अल्केमिस्ट आकर विडॉक पर फिर से हमला करता है और छत से कूदकर उड़ते हुए जमीन में लैंड करके भाग जाता है। यानी कि अल्केमिस्ट के अंदर अजीब तरह की जादुई शक्तियाँ थी। इसे देख जोया और विडॉक भी हैरान रह जाते हैं। अब सीन अर्नेस्ट पर शिफ्ट होता है, जिसकी लाश को पुलिस वालों ने घेर लिया था। विडॉक उनमें से एक ऑफिसर को दिखाता है कि मैं भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और चीफ ने मुझे इस केस को हैंडल करने का लेटर दिया है। ऐसा कहते वक्त विडॉक अर्नेस्ट की हैट में से जोया की कॉम निकाल लेता है और फिर वहाँ से वापस जाते वक्त वो कॉम जोया को वापस कर देता है। बग्गी में विडॉक जोया से कहता है ये तीनों ही हत्याएं किसी पॉलिटिकल रीजन से नहीं जुड़े हैं। वेलमोंट और वर्दली वेपन डीलिंग से कनेक्टेड थे, ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अर्नेस्ट का दूर दूर तक पॉलिटिक्स या वेपन डीलिंग से कोई ताल्लुकात नहीं था। यानी ये मौत एक किलर सिर्फ और सिर्फ अपने किसी बदले को अंजाम देने के लिए कर रहा है। किलर सबके मर्डर को अच्छे से प्लान करके बस बिजली कड़कने का इंतजार करता है, फिर बिजली के झटके से किलर के सारे दुश्मन अपने आप मारे जाते हैं। जोया कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में वह तीनों विक्टिम्स जो मर चुके हैं, मैं उन तीनों को अच्छे से जानती थी। वह अजीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। विडॉक कहता है उनके बारे में मुझे डिटेल्स में बताओ। तब हम जोया के फ्लैशबैक से देखते हैं कि बेलमोंट, वर्दली और अर्नेस्ट इन तीनों के फेस पर जोया फ्लावर्स का छिड़काव करती थी और इससे तीनों एब्नॉर्मल तरीके से खुश हो जाती थी। प्रेजेंट में जोया एटिनी को बताती है कि उन तीनों ने मुझे कभी गलत तरह से टच नहीं किया था। एटिनी कहता है तुम्हारा मतलब वह तीनों गे थे? जोया कहती है नहीं, लेकिन वह तीनों अपने अपने चेहरे से काफी प्यार करते थे। एटिनी कहता है ये काफी अजीब है। खैर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसके बाद विडॉक कहाँ गया? जोया कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरी वजह से मारे गए। एटिनी कहता है विडॉक अकेले ही तहकीकात कर रहा था, इसलिए उनकी मौत हो गई। जोया कहती है और विडॉक ने अकेले तहकीकात मेरी वजह से शुरू की थी ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं। तभी हमें फ्लैशबैक से रिवील होता है कि विडॉक और जोया का सीक्रेट अफेयर चल रहा था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे। प्रेजेंट में एटिनी पूछता है आखिर तुम्हारा विडॉक के साथ क्या रिलेशन था? तो जोया झूठ बोलती हुई कहती है हम दोनों बस प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते थे। रास्ते में चलते वक्त जोया एटिनी से पूछती है क्या तुम कभी विडॉक से मिले थे? एटिनी कहता है नहीं, बट मैंने उनके बारे में कुछ लिखा था, जिससे इम्प्रेस होकर उन्होंने मुझे अपनी बायोग्राफी लिखने का मेल भेजा और अब मैं मिस्टर विडॉक के बारे में हर डिटेल्स लिखना चाहता हूँ। इवन बुक के आखिरी पन्नों में भी मैं रिवील कर दूंगा कि उनको मारने वाला कौन था। इस तरह से मैं मिस्टर विडॉक का बदला पूरा करूंगा। अब यहाँ एटिनी और जोया विडॉक के बारे में, उसकी बीती जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं और इसी बीच जोया गलती से कह देती है कि मिस्टर विडॉक का मानना था कि उन तीनों विक्टिम्स के बीच एक खास तरह की सिमिलैरिटी थी, जिस कारण किलर उन्हें मार रहा था। एटिनी कहता है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुम्हें 100% पता होगा कि इसके बाद मिस्टर विडॉक कहाँ गए। तो यहाँ जोया इस बारे में बताने से मना करती है, लेकिन एटिनी की जबरदस्ती करने पर जोया बताती है कि विडॉक ने ये ढूंढ निकाला था कि वह तीनों आदमी जेल के पास की एक बदनाम गली की वैश्याओं से अक्सर मिलने जाते थे, पर उन्होंने कभी किसी वैश्या के साथ संबंध नहीं बनाए। यही बात विडॉक को अजीब लगी और फिर विडॉक अपनी तहकीकात करने वहां निकल पड़ा। तो इसे सुन एटिनी जोया को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव ताओसेट को क्लब के हॉल में देखते हैं।
तभी ताओजेट के पास चीफ इंस्पेक्टर आकर उसे तहकीकात के बारे में पूछता है। ताओजेट बताता है इस जगह एक नायाब ग्लास मेकर काम करता था, लेकिन विडॉक की मौत के बाद से ही वो कहीं गायब है। मेरे ख्याल से वो जानबूझकर कहीं छिपा हुआ है। चीफ कहता है उसे किसी भी तरह ढूंढ निकालो, जरूर उसी ने बेलमोंट, वर्दली और अर्नेस्ट की हत्या की है। लेकिन ताओजेट कहता है कि वर्दली और बेलमोंट तो वेपन्स की डीलिंग करते थे, तो यहाँ तक मामला पॉलिटिकल था, लेकिन अर्नेस्ट तो एक आम सा डॉक्टर और होटल डायरेक्टर था। भला किलर ने उसकी जान क्यों ली? तब चीफ कहता है तुम्हें पता नहीं, शायद किलर ऐसा करके हमें भटकाना चाहता है ताकि हम इस केस को दूसरे एंगल से सोचें। ऐसा कहकर चीफ चला जाता है। वहीं एटनी अब उस गली में पहुंच गया था जिसके बारे में उसे जोया ने बताया था। ये पूरी गली वैश्याओं और औरतों से भरी हुई थी। एटनी किसी तरह यहाँ से छूटकर उस बदनाम गली के अंदर बने बहुत बड़े हाउस में जाता है। यहाँ आते ही एटनी की मुलाकात सिल्विया से होती है। सिल्विया वैश्याओं की सप्लाई करने का धंधा करती थी। इधर सिल्विया एटनी को भी बहुत सारी औरतें दिखाती है, लेकिन एटनी कहता है मैं यहाँ मटर गश्ती करने नहीं बल्कि विडॉक की मौत की तहकीकात करने आया हूँ। इसे सुन सिल्विया एकदम से हैरान रह जाती है और बताती है कि विडॉक मेरा कस्टमर नहीं बल्कि अच्छा दोस्त भी था। वो यहाँ आखिरी बार 3 लोगों के बारे में पूछने आया था। एटनी कहता है जरूर वह बेलमोंट, वर्दली और अर्नेस्ट होंगे। वह तीनों आखिर तुम्हारे इस प्रोस्टिट्यूट हाउस में क्यों आते थे? सिल्विया कहती है वह तीनों इस हाउस में खास तरह की रेयर चीज के लिए आते थे, यानी ऐसी औरतें जो वर्जिन हो और जिन्होंने किसी के साथ कभी फिजिकल एक्टिविटी ना की हो। मेरे ख्याल से वह तीनों ऐसी वर्जिन लड़कियों को किसी काले जादू के लिए मार डालते थे और फिर उन लड़कियों का कभी कोई पता नहीं चलता था। एटनी कहता है ये बस तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। सिल्विया कहती है ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इस रोड से लेफ्ट लेकर फ्यूरेट नाम के एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। तो इसे सुन एटनी वहां से निकल पड़ता है। इधर मिस्टर फ्यूरेट किसी बार में लोगों के साथ बिजी थे। इसे देख एटनी चुपके से फ्यूरेट के ऑफिस के अंदर दाखिल होता है और उनके शेल्फ में से लेटेस्ट केस की फाइल निकालकर उसमें बेलमोंट या अर्नेस्ट के केस के बारे में लिखा हुआ कुछ ढूंढने लगता है और तभी एटनी को अर्नेस्ट केस की फाइल मिल जाती है। इस फाइल से एटनी को पता चलता है कि 3 मई 1830 से लेकर 24 जून के बीच अर्नेस्ट उन लोगों के पास जाता था जो नई नई वैश्याओं को बेचने का धंधा करते थे। फिर उन्हें पैसे देकर अर्नेस्ट उन लड़कियों को अपने साथ गाड़ी में कहीं ले चलता था। इसी तरह अर्नेस्ट के दोनों पार्टनर यानी बेलमोंट और वर्दली भी नई नई वर्जिन वैश्याओं को उनके मालिक से खरीद कर अपने साथ ले आते और फिर उन वैश्याओं का क्या होता किसी को भी कुछ पता नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ फ्यूरेट आ गए थे। इसे देख एटनी घबरा जाता है। फ्यूरेट पूछता है आखिर तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? तब एटनी अपने बारे में बताता है कि वो विडॉक का बायोग्राफर है। इसे सुन फ्यूरेट एटनी को यहाँ से दफा होने कहता है, लेकिन एटनी कहता है तुम्हें अर्नेस्ट के बारे में इतना कुछ पता था, फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? फ्यूरेट कहता है मैं सही समय के इंतजार में था, यहाँ तक कि मैं इतना भी जानता था कि उन तीनों विक्टिम से वैश्याओं की सप्लाई कौन करवाता था, उनका बॉस कौन था। लेकिन विडॉक की अचानक हुई मौत ने मुझे अचंभे में डाल दिया, अदरवाइज मैं और विडॉक सेम ट्रैक पर थे। एटनी कहता है कैसा ट्रैक? फ्यूरेट बताता है हम दोनों का शक ग्लास फैक्ट्री के कारखाने पर था। एटनी कहता है आखिर फैक्ट्री का इस सब से क्या कनेक्शन और इतनी सारी वर्जिन्स लड़कियों को भेजा कहाँ जा रहा था? फ्यूरेट कहता है ये तो एक सीक्रेट है जो मैं अपने न्यूज़पेपर से रिवील करूंगा। जिस तरह विडॉक के मरने की खबर मैंने न्यूज़पेपर में दी थी, वैसे ही मरे हुए विक्टिम्स के बॉस का पता चलते ही ये न्यूज़ भी सबसे पहले मैं ही दूंगा। एटनी कहता है क्या तुम पागल हो? यहाँ मर्डर हो रहे हैं और तुम्हें कंपटीशन की पड़ी है। तभी इतने में ही वहाँ फ्यूरेट का एक आदमी आकर फ्यूरेट को अर्जेंटली कहीं बुलाता है। फ्यूरेट भी वहाँ से जाने लगता है। तभी एटनी कहता है मुझे पता है कि तुमने ये सब कोर्ट या पुलिस को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी इस थ्योरी को साबित करने का कोई पुख्ता विटनेस या सबूत नहीं है। फ्यूरेट कहता है गलत, मेरे पास एक विटनेस है और वो हूँ खुद मैं। इतना कहते ही स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। इधर कई सारी वर्जिन औरतें एक दूसरे के साथ खेल रही थी, वहीं वह दोनों और अर्नेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे और ये सब फ्यूरेट ने अपनी आंखों से देखा था। एटनी कहता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूं? फ्यूरेट कहता है
फिर ठीक है, जाकर अर्नेस्ट की वाइफ मैरीन से पूछो। एंटनी कहता है, तुम क्या उनका एड्रेस जानते हो? फ्यूरिट बताता है, वह लोगों की नजरों में लगभग मर चुकी है और अपने पति की मौत के बाद किसी से बात नहीं करती, इवन कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। उनका धंधा ओपियम नाम के ड्रग्स को बेचने का है। तो इसे सुन एंटनी मैरीन का कार्ड देखकर उसके पति की ओर जाने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त एंटनी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ऐसा सोचकर एंटनी वहां से दूर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरिट के ऑफिस में वही अनजान अल्केमिस्ट आकर उसका भी कत्ल कर डालता है और सारे एविडेंस को समेटकर अपने साथ ले जाता है। अब तक एंटनी मैरीन के घर पहुंच गया था। यहाँ जैसा कि फ्यूरिट ने बताया था, मैरीन हमेशा अपने कमरे में बीमार होकर लेटी रहती थी। एंटनी मैरीन के पास जाकर उसे अपने बारे में बताता है। मैरीन कहती है, विडॉक मारा गया। ऐसा कहकर मैरीन हंसने लगती है और बताती है कि विडॉक मेरी वजह से मरा था। वो मैं ही थी जिसने विडॉक को उस मॉन्स्टर के हवाले किया। एंटनी पूछता है, विडॉक तुम्हारे पास कब आया था? तुमने उसे क्या बताया? मैरीन बताती है, विडॉक 2 दिन पहले यहाँ आया था। असल में ये सारा हादसा सबसे पहले अर्नेस्ट और उसके एक गुस्से से शुरू हुआ। अर्नेस्ट को हमेशा से बुढ़ापे को लेकर एक अजीब तरह का गुस्सा था। तुम जानते हो, अर्नेस्ट अपनी जवानी में काफी खूबसूरत थे और उन्हें अपने चेहरे से एक अलग तरह की अट्रैक्शन थी। वह हमेशा जवान रहना चाहते थे, लेकिन फिर समय ने अपना काम कर डाला और अर्नेस्ट के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, जिसे वो लोगों से छिपाने लगे। इसके कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि अर्नेस्ट ने बालमोंट और वॉर्दली के साथ कहीं रोज जाना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने भी अर्नेस्ट का पीछा करने की कोशिश की। फ्लैशबैक में दिखाती है कि अर्नेस्ट एक कांच में रखी चीज को उठाते हुए कहता है, फाइनली मैंने इसे बना दिया। इससे हमारी उम्र काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस कमरे में अर्नेस्ट के साथ बालमोंट और वॉर्दली भी थे। वहीं मैरीन इन्हें छिपकर देख रही थी। तभी वहां अल्केमिस्ट आ गया। अल्केमिस्ट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ कुछ केमिकल से तुम तीनों वापस यंग दिख सकोगे? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं तुम तीनों के लिए एक ऑफर लाया हूँ, उसमें मैं तुम्हें कभी न खत्म होने वाली जवानी दूंगा। तो इसे सुन दोनों काफी एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन अर्नेस्ट कहता है, ऐसा नामुमकिन है। पर अल्केमिस्ट बताता है, मेरे लिए नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। बालमोंट कहता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? अल्केमिस्ट बताता है, तुम तीनों को यंग रखने के लिए मुझे एक रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो रिसोर्स है वर्जिन और शुद्ध औरतें, जिन्होंने जिंदगी में कभी फिजिकल एक्टिविटी ना की हूँ। तुम मुझे वह ला कर दो और मैं तुम्हें जवानी दूंगा। तो इस पर ये तीनों मान जाते हैं। वहीं इस कहानी को सुनकर एंटनी बोलता है, यानी वह तीनों इस रीजन से वर्जिन वैश्याओं को किडनैप करते थे। वैसे भी उन वैश्याओं की कोई फैमिली नहीं थी जो उनके गुमशुदगी की कोई कंप्लेन करता। खैर, ये अल्केमिस्ट क्या चीज है? मैरीन बताती है, वो एक अजीब जादूगर है। सुना है वो जिस कांच से बना मुखौटा पहनता है, उससे वो किसी की भी आत्मा को चूस सकता है। तो इन धकियानुसी बातों को सुन एंटनी हंसने लगता है, लेकिन मैरीन सीरियस होकर कहती है, ये असलियत है। खैर, हफ्ते बीत गए और अर्नेस्ट के साथ वह आदमी वर्जिन लड़कियों की सप्लाई उस अल्केमिस्ट को करने लगे। मुझे भी इस बारे में पता था, लेकिन मैं पूरे दिन ओपियम ड्रग्स के नशे में चूर रहने के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। अब तक मैंने अर्नेस्ट का पीछा करना भी छोड़ दिया था, लेकिन आखिरी बार अर्नेस्ट ने मुझे बताया कि उसने और उसके साथियों ने अल्केमिस्ट के लिए काम करना बंद कर दिया है और इसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही दोनों की मौतें हो गईं। साथ ही अर्नेस्ट भी हार्ट अटैक से मारा गया। जाहिर है उन तीनों को किसी न किसी तरह से अल्केमिस्ट ने मारा है। एंटनी कहता है, आपने क्या ये सब डिटेक्टिव विडॉक को भी बताया था? उन्होंने ये सब जानने के बाद क्या किया? मैरीन बताती है, विडॉक रात के समय हमारे घोड़े चुराकर भाग गया। उसे ऐसा लगा कि हमारे घोड़े उस सीक्रेट जगह का रास्ता जानते हैं जहां मेरे हस्बैंड अल्केमिस्ट को लड़कियां सप्लाई करने जाते थे। एंटनी पूछता है, क्या आप भी वो रास्ता जानती हो? मैरीन कहती है, अगर मैं जानती होती तो अल्केमिस्ट मुझे भी मार डालता। इसे सुन एंटनी वहां से चला जाता है। फिर एंटनी के जाते ही वहां अल्केमिस्ट आकर मैरीन के चेहरे पर हाथ फेरता है और यहाँ अल्केमिस्ट को देखते ही मैरीन की जान चली जाती है। मतलब अल्केमिस्ट तब से एंटनी का पीछा करके सभी विटनेस को मार रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ताओजेट पुलिस के रिकॉर्ड्स वाले कमरे में थे। इधर ताओजेट को र्यूमर्स और अंधविश्वास नाम से एक फाइल मिलती है। जब ताओजेट इस फाइल को खोलता है तो इसमें उसे अल्केमिस्ट के बारे में कुछ लिखा दिखता है। फाइल के अकॉर्डिंग अल्केमिस्ट 100 साल से भी पुराना अर्बन लेजेंड है। आज तक जितने भी अनसॉल्व केसेस इस शहर में हुए हैं वो सब अल्केमिस्ट से ही जुड़े हुए थे।
कहते हैं कि अल्केमिस्ट का मुखौटा जो कोई भी देखता है उसकी आत्मा अल्केमिस्ट की हो जाती है। दूसरी तरफ एटिनी डिटेक्टिव विडॉक के सीक्रेट ऑफिस में जाकर वहां उनका अल्केमिस्ट के बारे में लिखा कोई नोट या कागज ढूंढने लगता है, क्योंकि मैरिन के मुताबिक विडॉक अल्केमिस्ट के सीक्रेट लैब में गया था और वहां से जिंदा लौटकर वापस भी आया था, यानी उसने जरूर सीक्रेट लैब के बारे में कुछ लिखा होगा। तभी एटिनी के हाथ एक कागज लगता है जिसे वो अपने पास रख लेता है कि इतने में ही उधर चीफ इंस्पेक्टर डिटेक्टिव ताउजेट के साथ आ जाते हैं और ये लोग एटिनी को अरेस्ट कर लेते हैं। डिटेक्टिव ताउजेट बताते हैं, हमारे आदमी ने बताया कि तुम जिनके पास भी गुजरे थे वह सारे विटनेस मारे गए हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर ताउजेट को मिरर का एक पीस दिखाता है। इसे देख ताउजेट कहते हैं, मैंने जैसा कि बताया था विडॉक अल्केमिस्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, ये रहा उसका प्रमाण। इसे देख चीफ इंस्पेक्टर कहता है, अब तक के वे सारे हादसों को देखकर मेरा मानना है कि डिटेक्टिव विडॉक ही असल में अल्केमिस्ट थे, क्योंकि इससे पहले बिजली कड़कने से इस तरह किसी का मर्डर किया जा सकता है किसी को नहीं पता था सिवाय विडॉक के। साथ ही विडॉक के कमरे से अल्केमिस्ट के मास्क का टुकड़ा भी मिला है। हो सकता है कि विडॉक अल्केमिस्ट हो और उसने दुनिया के सामने अपनी नकली डेथ करवाई हो। वैसे भी हमें अभी तक सिर्फ राख मिली है, कोई डेड बॉडी नहीं मिली जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि वो विडॉक की ही राख थी। तब इसे सुन एटिनी कहता है, मैं आपकी इस थ्योरी को गलत साबित कर सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। इसे सुन चीफ के ऑफिसर्स एटिनी को छोड़ देते हैं और एटिनी कहता है, मैडम जोया ने विडॉक और अल्केमिस्ट को एक साथ छत में लड़ते हुए देखा था। चीफ कहता है, हो सकता है कि विडॉक के साथ उसका एक और पार्टनर भी हो और दोनों एक साथ मिलकर ये सब कत्ल करते हों। वैसे भी ये पूरा कमरा और सारे सबूत विडॉक के खिलाफ हैं। तो इसे सुन एटिनी समझ जाता है कि ये लोग उसकी बात नहीं समझेंगे, इसलिए एटिनी वहां से भाग निकलता है। एटिनी एकदम से खिड़की का कांच तोड़कर उसमें जंप लगाता है और किसी तरह यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। वहीं चीफ को विडॉक के कमरे से कांच के और टुकड़े मिलते हैं, जिससे चीफ का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ एटिनी खुद को पुलिस से छिपाते हुए भाग रहा था। एटिनी को फाइनली इधर एक ऐसी जगह मिलती है जहां कोई नहीं होता और यहाँ एटिनी विडॉक के वही कागज को निकालकर पढ़ने लगता है, जिसके साथ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि विडॉक अर्नेस्ट के घोड़े के जरिए लैब के बहुत करीब पहुंच गया था। यहाँ रास्ते के बीच में आते ही विडॉक को किसी के चिल्लाने की धीमी सी आवाज आती है। जब विडॉक वहाँ जाता है तो इधर उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी एक छोटी सी जगह से बाहर निकल आई थी। इस लेडी को अंदर रहे इतने वक्त हो गए थे कि वो अपनी भाषा बोलना भी भूल गई थी। यहाँ विडॉक उस लेडी से कई सारे सवाल करता है, पर वो लेडी सिवाय इशारों के कुछ भी बोल नहीं पाती। इसे देख विडॉक जहाँ से वो निकली थी उस सीक्रेट लैब का दरवाजा कहाँ है इस बारे में पूछता है। तब वो लेडी सामने की तरफ इशारा करके वहाँ से भाग जाती है। अब विडॉक दरवाजे से उस लैब के अंदर एंटर होता है। ये लैब अंदर से काफी घिनौना और बड़ा था और लैब के हर एक चेम्बर में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। साथ ही दीवारों में कुछ औरतों के खून के निशान थे। इन्हें देख विडॉक अपनी नाक बंद करते हुए और थोड़ा अंदर जाता है और तभी विडॉक को यहाँ अल्केमिस्ट दिखाई देता है। अल्केमिस्ट इधर विडॉक को देखते ही उस पर हमला कर देता है। अल्केमिस्ट विडॉक की आत्मा को भी शक करने वाला था, लेकिन विडॉक अल्केमिस्ट का मुखौटा सही समय पर उखाड़ लेता है, जिसके बाद अल्केमिस्ट वहां से गायब हो जाता है। आगे वहां से लौटने के बाद विडॉक अल्केमिस्ट के मुखौटे वाले शीशे पर किसी वर्जिन औरत का खून डालता है, जिससे वो खून मांस सोख लेता है। इसे देख विडॉक को पता चल गया था कि जो मुखौटा अल्केमिस्ट पहनता है वो मुखौटा एक एनर्जी रिसेप्टर है, जिससे अल्केमिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और उसकी शक्तियां भी हमेशा मेंटेन रहती हैं। इतना ही नहीं, ये मुखौटा अल्केमिस्ट ने खुद से नहीं बनाया और मुझे पता है पूरे शहर में इस तरह का मुखौटा कौन बना सकता है। इतना बताते ही ये लेटर इधर ही खत्म हो जाता है और तभी वहाँ रैन आकर एटनी को पकड़ लेता है। तब एटनी रैन पर चढ़ते हुए कहता है, विडॉक तुम्हारा पार्टनर था, लेकिन तुमने उसके कत्ल के बारे में कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की तहकीकात से मैंने इतना पता कर लिया कि विडॉक मरने वाले दिन ग्लास फैक्ट्री के किसी ग्लास मेकर से मिलने गया था और उसी ग्लास मेकर ने अल्केमिस्ट का मुखौटा बनाया है। पर इससे पहले विडॉक उससे मिल पाता, उससे पहले अल्केमिस्ट ने विडॉक को मार डाला। रैन कहता है, ये सब मैं पहले ही पता कर चुका हूँ। इवन हमने उस ग्लास मेकर का भी पता कर लिया है जिसने अल्केमिस्ट का मुखौटा बनाया था। वो ग्लास मेकर एक सीक्रेट बेसमेंट में छिपा हुआ है और वो हमें आज रात सब सच बताएगा। बदले में उसने हमसे प्रोटेक्शन मांगी है ताकि अल्केमिस्ट उसे मार ना डाले। इसे सुन एटनी भी रैन के साथ चलकर ग्लास मेकर से मिलने की जिद करता है और फिर रैन लास्ट में मान ही जाता है।
तभी इतने में ही वहाँ जोया आकर कहती है, फिलहाल हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ हमें कोई ढूंढ ना सके। तो इसे सुन ये तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं इन्हें ऊपर छत से ताओजेड देख रहा था। आगे ताओजेड चीफ के पास जाकर बताता है कि एटनी ने ग्लास मेकर का पता कर लिया है, हम एटनी और ग्लास मेकर दोनों को एक साथ अरेस्ट कर लेंगे। तो चीफ इस पर राजी होता है। दूसरी तरफ एटनी एक वर्कर से मिलता है जो इन्हें ग्लास मेकर तक लेकर जाएगा। उस वर्कर के कहने पर ये तीनों अपना चेहरा रुमाल से ढक लेते हैं क्योंकि ये जगह उनके लिए जहरीली थी। यहाँ ग्लास को पिघलाकर तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। अब ये तीनों एक सीक्रेट चेम्बर में पहुँचते हैं जहाँ ग्लास मेकर छिपकर रह रहा था। ग्लास मेकर इन्हें बताता है कि विडॉक उस शैतान को पकड़ने इधर आया था। मैंने विडॉक के पूछने पर उसे बताया कि अल्केमिस्ट यानी वो शैतान एक और ग्लास का मुखौटा बनवाने इधर आया है क्योंकि उसका पहला मुखौटा टूट गया। आज तक उस अल्केमिस्ट की शक्ल किसी ने नहीं देखी, पर फिलहाल वो अल्केमिस्ट बेसमेंट के नीचे अपना मुखौटा बनने का इंतजार कर रहा है। तो इसे सुन विडॉक बगैर कुछ सोचे नीचे वाले कमरे में चला गया और वहाँ उसे अल्केमिस्ट ने जलाकर मार डाला। ये सब हादसा होते हुए मैंने भी देखा था। इसे सुन एटनी कहता है कि आपने उस वक्त अल्केमिस्ट का असली चेहरा देखा? तो ग्लास मेकर कहता है, नहीं, मैं बस उसकी पीठ देख पाया। इसे सुन एटनी अपना रुमाल हटा लेता है। तभी वहाँ चीफ इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और एटनी उन्हें बताता है, सैड न्यूज, अल्केमिस्ट का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे सुन चीफ निराश होता है, लेकिन इतने में जो आदमी एटनी को चेम्बर तक लेकर आया था वो अपना चेहरा दिखाता है और हम देखते हैं कि ये आदमी विडॉक था। इसे देख सभी हैरान रह जाते हैं और हमें यहाँ रिवील होता है कि असल में अल्केमिस्ट और कोई नहीं बल्कि खुद एटनी ही है। यहाँ विडॉक बताता है, तुम्हारा चेहरा देखते वक्त मैंने मुखौटे पर एक टनल देख लिया था और इसलिए मैं जानबूझकर भट्टी में कूद गया, पर असल में मैं उस सीक्रेट टनल से होकर बाहर निकल आया। तब से अभी तक मेरा ख्याल इन टनल्स के आसपास रहने वाले वर्कर्स ने रखा। मुझे पता था कि तुम मेरी तहकीकात को जानने के लिए किसी दूसरे भेष में आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था। तो इसे सुन एटनी चिल्लाते हुए अपना वही अल्केमिस्ट वाला मास्क और चोगा पहन लेता है। इसे देखते ही रैन अल्केमिस्ट के मास्क पर शूट करता है, पर उस जादुई मास्क से होते हुए वो गोली इनडायरेक्ट आकर रैन को ही लग जाती है, जिससे रैन वही मारा जाता है। अब अल्केमिस्ट वहां से भागने लगता है और विडॉक भी अल्केमिस्ट का पीछा करके उसके पास पहुंचता है। इधर एक काफी बड़े फाइटिंग सीक्वेंस के बाद विडॉक एटनी के मास्क के सामने उसके मास्क का कांच दिखाता है, जिससे कि वो कांच एटनी के अंदर की सारी आत्माएं खींचने लगती है। पर एटनी किसी तरह विडॉक को चाकू मारकर धक्का देता है। यहाँ एटनी खड़ा होकर अपना मुखौटा हटाता है तो हम देखते हैं कि एटनी बहुत बुरा आदमी था। तभी इतने में ही विडॉक एक बड़े से आईने के साथ एटनी पर हमला करता है और एटनी की पानी में डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिलती। फिर कुछ दिनों बाद हम रैन का फ्यूनरल देखते हैं, जिसे अटेम्प्ट करने विडॉक के साथ ही चीफ इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव ताओजेड और जोया आए थे। इतना दिखाने के बाद ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।